भौतिक शास्त्र के अध्याय 10 बी के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 7 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नंबर 1, प्रतिबिंब बनने का किरण पथ। नंबर 2, आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। बी नंबर है अनंत पर बने। और तीसरा जो बिंदु है वो है अधिक आवर्धन क्षमता के लिए शर्तें। तो इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 7 का अध्ययन करना है। चित्र कैसे बनता है ये देखना है, आवर्धन क्षमता निकालना है 2 स्थितियों में, और तीसरा जो बिंदु है वो है आवर्धन क्षमता अधिक कैसे होगी, ये इस प्रश्न के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं चित्र। इसके पहले जो सूक्ष्मदर्शी पढ़ी थी वो सरल सूक्ष्मदर्शी थी। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी वाला केवल एक ही लेंस होता है। ये जो सूक्ष्मदर्शी है इसमें 2 लेंस है। एक लेंस जो वस्तु की ओर है, वस्तु कौन सी है इसमें, ए बी। ये जो ए बी वस्तु है, इस वस्तु की ओर ये जो लेंस है, इस लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है और इसे ओ से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा लेंस जो नेत्र की ओर होता है, ये वाला, ये दूसरा लेंस नेत्र की तरफ है, आँख की तरफ है। इसे नेत्रिका या आई पीस कहा जाता है और ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है, जो वस्तु की ओर है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ओ से प्रदर्शित किया जाता है, और जो नेत्र की ओर है वो आई पीस है, नेत्रिका है, उसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं इसमें चित्र बनता कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से मान लेते हैं एक लेंस रखा हुआ है। ये कौन सा लेंस है, ये अभिदृश्यक लेंस है। अभिदृश्यक लेंस के सामने एक कोई वस्तु यहाँ पर ए बी रखी हुई है। प्रकाश की किरणें हमेशा कहाँ से चलती हैं, वस्तु से चलती हैं। तो नियम वही है, एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और कहाँ से होकर गुजरेगी, वो ऐसे फोकस से होकर ऐसे गुजर जाएगी। दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा कहाँ से जाती है, लेंस के प्रकाश केंद्र से जाती है और बिना विचलित हुए ऐसे सीधे निकल जाती है। दोनों किरणें बिंदु A1 पर मिल जाती हैं। तो A1 पर इस प्रकार से एक लंब डाल देते हैं। तो ये जो A1 B1 है ये क्या हो जाता है, प्रतिबिंब हो जाता है। मतलब अभिदृश्यक लेंस O के द्वारा वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, A1 B1 पर बन गया। यहाँ पर ध्यान देना है, अभिदृश्यक लेंस O के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा और वस्तु से वो थोड़ा सा बड़ा होगा। अब ये जो A1 B1 प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब दूसरे लेंस नेत्रिका, ये है दूसरा लेंस नेत्रिका, यहाँ पर इस दूसरे लेंस नेत्रिका के लिए ये जो A1 B1 है ये क्या करता है, वस्तु का काम करता है। अभिदृश्यक लेंस O के लिए यह प्रतिबिंब है, लेकिन जो नेत्रिका E है उसके लिए क्या है, ये उसके लिए ये वस्तु है। तो फिर से वही होगा, प्रकाश की किरणें कहाँ से चलेंगी, वस्तु से चलेंगी। तो एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मुख्य अक्ष कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो रेखा खींची हुई है ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश की किरण, और नियमानुसार मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाती है तो कहाँ से गुजरती है, वो फोकस से गुजरती है। तो आपको ये फोकस वाली रेखा अभी नहीं बनाना है, इसको अभी छोड़ देना है। दूसरे प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, प्रकाश केंद्र से जाती है और बिना विचलित हुए ऐसे सीधे निकल जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलती हैं। तो दोनों किरणें आगे तो कहीं मिल नहीं रही हैं, देखो इस तरफ जहाँ आँख बनी है इस तरफ तो कहीं मिल नहीं रही हैं, ये तो मिलेंगी कैसे। तो ध्यान देना है, इन्हीं दोनों को पीछे बढ़ाते हैं ऐसे, ये यहाँ तक ऐसे पीछे बढ़ा दिया, और ये जो यहाँ छोड़ी थी ना रेखा, अब इस रेखा को ऐसे बनाते हुए ऐसे पीछे तक ऐसे बढ़ा देते हैं। तो दोनों रेखाएं कहाँ पर मिल गई, A2 पर मिल गई।
A2 पर ये जो लंब डालेंगे A2 B2, यही क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। किस लेंस के लिए प्रतिबिंब है ये? नेत्रिका के लिए ये प्रतिबिंब होगा। अंतिम लेंस नेत्रिका जो है उसके लिए वस्तु A1 B1 थी और प्रतिबिंब कहाँ पर बना उसका? A2 B2 पर बना। तो ये जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है यही प्रतिबिंब हम लोगों को दिखाई देता है। जो पहले लेंस अभिदृश्यक लेंस के द्वारा A1 B1 पर प्रतिबिंब बनाया गया था वो प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो वास्तव में सूक्ष्मदर्शी के अंदर बनता है। हमको जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो कौन सा प्रतिबिंब है? अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 ही हमको दिखाई देता है। चित्र से को देखने से पता लग रहा है कि वस्तु AB का इतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया। वस्तु कितनी थी? वस्तु ये है यहाँ पर, जहाँ पर मैंने तीर का निशान लगाया है। तो इस वस्तु AB का इतना बड़ा प्रतिबिंब इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। चित्र बनाते समय जैसा मैंने आपको बताया है वैसा ही आपको करना है। अब प्रतिबिंब जब बन जाए तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको। यहाँ पर लिखना है बीटा कोण। ये इस स्थान पर जहाँ पर मैंने निशान बनाया है यहाँ पर बीटा कोण लिखना है। और ये जो FO FE वगैरह लिखा है ये आप ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। FO FE ये जो भी लिखा है इनको आपको नहीं लिखना है, तो ज़्यादा आपको सुविधा हो जाएगी उसमें चित्र बनाने में, ठीक है। और ये इस प्रकार से चित्र आपको बना लेना है। तो ये कौन सा चित्र है? ये पहली स्थिति के लिए चित्र है। नीचे आपको लिख लेना है, चित्र जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। दूसरा चित्र कैसे बनाते हैं? तरीका हमने बताया था कि दूसरा चित्र बनाना बहुत आसान है। यदि आप पहला चित्र बना लेते हैं तो दूसरा चित्र बनाने के लिए क्या करना है आपको? ये जो A2 B2 ये जो प्रतिबिंब बना है इसको नहीं बनाना है आपको। बाकी पूरा चित्र जैसे बनाया वैसे ही बनाना है। A2 B2 ये जो प्रतिबिंब बना है इसको नहीं बनाना है। और ये दोनों रेखाएं जो यहाँ पर मिल रही हैं इनको मिलाना नहीं है, इनको ऐसे समांतर करना है। ये दोनों रेखाओं को ऐसे समांतर छोड़ देना है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है, चित्र में यहाँ पर ये डॉट लाइन नहीं बनी है, आपको ऐसे इन रेखाओं को डॉट लाइन से बनाना है, क्योंकि ये कल्पना करके हम लोगों ने आगे इसको मिलाया है। तो ये इतना आपको डॉट लाइन के रूप में बनाना है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये दूसरा चित्र है। देखो जब कहाँ पर बने प्रतिबिंब? अनंत पर बने। तो अनंत के लिए मैंने बताया था ना कि आपको A2 B2 नहीं बनाना है और रेखाओं को ऐसे क्या कर देना है? समांतर छोड़ देना है। समांतर रेखाएं कहाँ पर मिलती हैं? अनंत पर मिलती हैं, मतलब इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। तो ये पहला चित्र यदि बनाना जानते हैं तो उसी से दूसरा चित्र आपको ये बना लेना है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि ये यहाँ पर 9E.10 लिखा है, ये नहीं लिखना है, आपको सीधा चित्र लिखना है और फिर लिखना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अनंत पर प्रतिबिंब का बनना, ऐसा आपको लिखना है। और साथ में ये ऊपर जो रेखा बनी है इसको भी नहीं बनाना है ना, क्योंकि ये केवल संकेत के लिए बनाई गई है। तो इसको भी आपको छोड़ देना है और इसमें भी आपको F और FE वगैरह जो लिखे हैं इनको नहीं लिखना है। चित्र के बाद देखते हैं आवर्धन क्षमता। चित्र में एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे कि मैंने बताया था इसके पहले भी कि जिसके लिए प्रश्न में पूछा जाए उसी का चित्र आपको बनाना है। यदि आवर्धन क्षमता स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए पूछी जा रही है तो आपको पहला वाला चित्र बनाना है। और यदि आवर्धन क्षमता किसके लिए पूछी जा रही है? अनंत के लिए पूछी जा रही है, तो आपको दूसरा वाला चित्र बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है या जो परिभाषा है वो इसके पहले सरल सूक्ष्मदर्शी में जो हम लोगों ने पढ़ी थी वही परिभाषा यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। क्या है परिभाषा? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है। वही आ गया, देखो उसमें भी यही पढ़ा था अपन ने, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर निर्मित दर्शन कोण। यहाँ पर ध्यान देना है, अंतरित कोण की जगह पे आप दर्शन कोण लिख सकते हैं। इसके पहले भी सरल सूक्ष्मदर्शी में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सूत्र? सूत्र हो जाएगा आवर्धन क्षमता
बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ये आपको इसमें लिखना है। अब आवर्धन क्षमता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, बताया था हमने, मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है, तो m से प्रदर्शित करते हैं। और बराबर में अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना है, बीटा है, ये आपको लिखना है। और वस्तु जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो उस स्थिति में बनने वाला दर्शन कोण अल्फा है। मतलब आपको m बराबर बीटा बटे अल्फा लिखना है। सभी में यहीं से शुरुआत होती है, m बराबर बीटा बटे अल्फा से। तो ये इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, लिख दिया देखो, m बराबर बीटा बटे अल्फा। और फिर यहाँ पर लिखते हैं कि अल्फा और बीटा के मान बहुत कम हैं, अतः अल्फा बराबर tan अल्फा तथा बीटा बराबर tan बीटा लिखने पर ऐसा लिख सकते हैं आप, है ना। तो अल्फा की जगह पे tan अल्फा और बीटा की जगह पे tan बीटा जब लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m बराबर बीटा की जगह पे tan बीटा और बटे में अल्फा की जगह पे tan अल्फा। और इस प्रकार से ये समीकरण 1 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है अल्फा कोण, चित्र में ध्यान देना है थोड़ा सा। अल्फा कोण कब बनना है, जब वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखेंगे। तो देखते हैं थोड़ा सा, जो चित्र बना है उसको देखते हैं। ये देखो चित्र में वस्तु कहाँ है, वस्तु है ये ए बी। ये जो वस्तु ए बी है ये अभी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नहीं रखी है, किसी भी स्थिति में ये हो सकती है। लेकिन परिभाषा के अनुसार हमको इस वस्तु को कहाँ रखना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखना है। तो उस स्थिति में बनने वाला दर्शन कोण अल्फा हम लोगों ने माना है। तो ये जो त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, इसी त्रिभुज को वहाँ पर अलग से हम लोगों ने बना लिया है। यहाँ पर देखो चित्र में अल्फा लिखा गया है, वास्तव में यहाँ पर अल्फा नहीं होना चाहिए था। अल्फा कब बनेगा, जब इस वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखेंगे। तो इसीलिए वो चित्र वहाँ पर समीकरण 1 के बाद अलग से बनाया गया। ये त्रिभुज इसीलिए बनाया गया है कि वस्तु को कहाँ पर रख दिया है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रख दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको अल्फा नहीं लिखना है, वहाँ पर अलग से त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज में अल्फा लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, tan अल्फा और tan बीटा के मान निकालने हैं। तो पहले tan बीटा का देखते हैं। tan बीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो tan बीटा का मान उस त्रिभुज से निकलेगा जिसमें बीटा कोण बन रहा है। तो बीटा कोण किस त्रिभुज में बन रहा है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक, ये है, ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में बीटा कोण बन रहा है। बीटा है क्या, बीटा इस अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 द्वारा नेत्र पर निर्मित दर्शन कोण है। ठीक है, तो ये इस त्रिभुज में बन रहा है। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा A1 B1 E। इस त्रिभुज में ले लेंगे इस त्रिभुज को, इसमें बीटा कोण बन रहा है। बीटा कोण बन रहा है तो मान किसका निकालना है, tan बीटा का मान यहाँ पर निकालना है। अब tan बीटा, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। जो त्रिभुज हम लोगों ने लिया है उस त्रिभुज में लंब क्या होगा, लंब होगा A1 B1 और आधार क्या होगा, आधार होगी ये वाली रेखा E B1। तो नाम हो जाएगा EB1। यहाँ लिखते समय ध्यान देना है, B1E नहीं लिखना है, EB1 लिखना है, क्योंकि सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से नापना है। तो प्रकाश केंद्र E है, इसलिए EB1 यहाँ पर लिखेंगे। तो tan बीटा बराबर आ जाएगा A1 B1 बटे में EB1। ठीक है, तो ये इस प्रकार से tan बीटा का मान उस त्रिभुज से निकाल लिया जिसमें बीटा कोण बन रहा है। ये तो था tan बीटा का मान। अब tan अल्फा का मान कहाँ से निकालेंगे, तो tan अल्फा का मान निकालने के लिए अलग से त्रिभुज बनाया हुआ है, देखो इसीलिए यहाँ पर ये बनाया है। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, ABO। नीचे देख भी सकते हो, यहाँ पर लिखा है त्रिभुज ABO। इस त्रिभुज में फिर से चूँकि अल्फा कोण बन रहा है तो फिर से सूत्र लगा देंगे, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार वाला। इस त्रिभुज का लंब क्या होगा, AB होगा। तो नीचे देख सकते हैं tan अल्फा बराबर लिखा है AB, लंब हो गया AB और बटे में आधार क्या है, आधार है OB।
आधार OB है और OB का मान क्या लिखा है, D लिखा है। तो डायरेक्ट यहाँ पर tan अल्फा बराबर AB बटे D लिख सकते हो, या चाहो तो आप पहले OB लिख लो। चित्र में यहाँ पर आपको O बना लेना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से tan अल्फा का मान आ जाएगा AB बटे D। और नीचे देखो, नीचे त्रिभुज A1B1O लिया गया है, ऊपर बताया था ना मैंने, A1B1E, यहाँ पर सुधार लेना है थोड़ा सा, A1B1E यहाँ पर लिया गया है। इस त्रिभुज में कौन सा मान निकाल लिया, जो मैंने ऊपर बताया था tan बीटा का मान, उस त्रिभुज उस मान को यहाँ पर निकाल लिया गया है। तो ये इस प्रकार से त्रिभुज ABO लेकर tan अल्फा का मान निकाल लेना है, और त्रिभुज A1B1E लेकर किसका मान निकाल लेना है, tan बीटा का मान निकाल लेना है। सूत्र कौन सा लगेगा, लंब बटे आधार वाला। ये दोनों मान tan अल्फा और tan बीटा के मान जब निकल आए तो इनको कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में जब रखेंगे देखो तो m की जगह पे m आ जाएगा, बराबर में tan बीटा का मान ऊपर रखना है और tan अल्फा का मान नीचे रखना है। मान रखते समय ध्यान रखना है, ऊपर अंश में tan बीटा का मान लिख दिया देखो, और हर में लिख दिया किसका मान, tan अल्फा का मान, ठीक है। अब नीचे देखो m की जगह पे m आ गया, बराबर में A1B1 बटे AB आ गया, और बटे के बटे में था D, तो D ऊपर पहुंच गया, और EB1 बटे में था तो ये नीचे आ गया, मतलब D बटे EB1 हो गया। A1B1 बटे AB और D बटे EB1 आ गया, है ना। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि D चूँकि बटे के बटे में था इसलिए D ऊपर पहुँच गया, बाकी EB1 और AB ये दोनों हर में थे तो ये हर में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से समीकरण 2 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब दो समरूप त्रिभुज यहाँ पर लेना है, चित्र में देखते हैं। चित्र में देखते हैं, देखो कौन से दो समरूप त्रिभुज लिए गए हैं। एक त्रिभुज है ABO, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है, और एक इसी के सामने है, कौन सा है, A1B1O, ये वाला। ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं देखो आमने सामने। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप ले लिया। समरूप त्रिभुज की ये विशेषता होती है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मतलब दोनों त्रिभुजों के लंबों का अनुपात दोनों त्रिभुजों के आधारों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले देख लें, पहले किस त्रिभुज को लिखना है, पहले लिखना है A1B1O को, और फिर लिखना है ABO को। तो पहले A1B1O को लिख रहे हैं, तो पहले A1B1O का लंब लिखेंगे। A1B1O का लंब क्या होगा, A1B1, ये इसका लंब हो गया। दूसरे त्रिभुज का लंब कौन सा होगा, दूसरे त्रिभुज का लंब AB है, तो AB आ गया। दोनों त्रिभुजों के लंबों का अनुपात कर दिया देखो, बराबर में क्या करना है, दोनों त्रिभुजों के आधारों के अनुपात को। इसके पहले भी जब अपवर्तन सूत्र निकालते थे तो उस समय भी हमने बताया था, है ना, जब भी दो समरूप त्रिभुज लेंगे तो दो समरूप त्रिभुज में ऐसे ही करते हैं, दोनों के लंबों का अनुपात बराबर में दोनों के आधारों का अनुपात, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों के लंबों का अनुपात हो गया। अब दोनों त्रिभुजों के आधारों का अनुपात लिखेंगे। तो पहले किस त्रिभुज को लिखा है, पहले A1B1O को लिखा है, तो A1B1O का आधार क्या होगा, OB1, और हर में किसका लिखना है, दूसरे त्रिभुज का आधार। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ABO, इसका आधार हो जाएगा OB। तो ये इस प्रकार से A1B1 बटे AB का मान OB1 बटे OB आ जाएगा। कैसे आया ये, A1B1O और ABO इन दोनों त्रिभुजों को समरूप लिखा, और समरूप लिखकर दोनों के लंबों का अनुपात बराबर आधारों का अनुपात लिख दिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी चित्र में बताया था, देखो उन्हीं दोनों त्रिभुजों को समरूप लिख दिया, और उनके मान जैसे ऊपर मैंने निकाल के बताए हैं वैसे ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब A1B1 बटे AB का ये जो मान निकला है, इसको समीकरण 2 में यहाँ ऊपर रख देंगे, जहाँ पर मैंने सही का निशान लगाया यहाँ पे रख देंगे। तो समीकरण 2 में जब मान रखेंगे ये, तो m की जगह पे m आ जाएगा देखो, बराबर में A1B1 बटे AB का मान OB1 बटे OB हो गया,
और गुणा में d/EV1 पहले से लिखा था तो उसको लिख देंगे और समीकरण 3 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो समीकरण 3 प्राप्त हुआ है, इस समीकरण 3 में जो भी मान आए हैं उनके मान हमको चिन्ह परपाटी से और चित्र से देखकर लिखना है। कौन कौन से मान लिखना है? OB1 का मान क्या होगा ये लिखना है, OB का मान क्या होगा ये लिखना है, EB1 का मान क्या होगा ये लिखना है और D का मान धन का होगा या ऋण का होगा ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चित्र में देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं OB1। सबसे पहले देखते हैं OB1। ठीक है, चित्र में क्या है? OB1, O है अभिदृश्यक लेंस का प्रकाश केंद्र और B1 माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी है OB1। ठीक है, पहले लेंस के लिए A1 B1 क्या है? बस प्रतिबिंब है। पहले लेंस के लिए A1 B1 प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को V लिखा जाता है तो V लिख देंगे। ठीक है, अब किस लेंस के लिए प्रतिबिंब है ये? पहले लेंस के लिए। पहले लेंस मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो सफिक्स में यहाँ पर O लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो OB1 का मान हो गया O। ठीक है, किस दिशा में नाप रहे हैं? दाएं हाथ की तरफ नाप रहे हैं, इसलिए कैसा होगा ये? धन का हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 3 में किसका मान चाहिए? समीकरण 3 में OB का मान चाहिए। OB देखते हैं चित्र में क्या है। O है प्रकाश केंद्र और B है क्या? वस्तु जहाँ पर रखी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली दूरी OB माने वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को U कहा जाता है। किस लेंस के लिए है ये? पहले लेंस के लिए है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, इसलिए यहाँ सफिक्स में O लिख देंगे। किस तरफ नाप रहे हैं? बाएं हाथ की तरफ नाप रहे हैं, इसलिए माइनस का निशान आ जाएगा। अब तीसरा मान कौन सा निकालना है? EB1 का मान। चित्र में देखते हैं EB1 क्या है। E यहाँ पर है और B1 यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, मतलब दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी। यहाँ पर ध्यान देना है, दूसरे लेंस के लिए A1 B1 वस्तु है, पहले लेंस के लिए A1 B1 क्या है? प्रतिबिंब है। तो इसको ध्यान रखना, क्लियर है ना? तो दूसरे लेंस से B1 की दूरी नाप रहे हैं, मतलब दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी नाप रहे हैं, क्योंकि दूसरे लेंस के लिए A1 B1 वस्तु है। तो वस्तु की दूरी के लिए U लिखा जाता है। किस लेंस के लिए है? दूसरे लेंस के लिए है, नेत्रिका के लिए, इसलिए सफिक्स में E आ जाएगा। किस दिशा में नाप रहे हैं? बाएं हाथ की तरफ नाप रहे हैं, इसलिए माइनस का होगा। तो ये इस प्रकार से OB1, OB, EB1 ये मान यहाँ पर बता दिए। D का चिन्ह कैसा होगा? तो D देखो यहाँ पर नीचे बना हुआ है। D का चिन्ह कैसा होगा? D एक अलग से त्रिभुज जैसा बनाया था ना, तो उस त्रिभुज में D किस तरफ है? बाएं हाथ की तरफ है, तो D का चिन्ह भी ऋणात्मक होगा। तो जैसे मैंने अभी ऊपर चित्र में निकाल के बताए हैं मान, वैसे ही मान देखो यहाँ पर ये निकल कर आए हैं और D का चिन्ह यहाँ पर बता दिया गया है। इन सभी मानों को कहाँ रखना है? समीकरण 3 में इन सभी मानों को रखना है। समीकरण 3 में जब मान रखेंगे तो M की जगह पे M आ जाएगा, बराबर में OB1 का मान -VO हो गया, OB का मान UO हो गया, इनटू में D लिखा था, D का चिन्ह ऋण का हो गया, और बटे में EB1 का मान -UE हो गया। माइनस का D और माइनस का UE, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इस प्रकार से M बराबर आ जाएगा -VO/UO इंटू D/UE। माइनस के थे ना दोनों, D और UE, दोनों का ऋण और ऋण का गुणा हुआ तो धन हो गया। तो ये इस प्रकार से समीकरण 4 यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसके पहले भी हमने बताया था कि जैसे ही M के मान में से बिंदुओं के नाम गायब हो जाएं, कोई भी बिंदु शेष नहीं है ना। देखो M का जो मान आया है समीकरण 4 में, इसमें कोई भी बिंदु बचा है क्या? बिंदु के नाम कैसे थे? O था, A था, A1 था, B1 था, इस प्रकार से थे ना। तो कोई भी बिंदु का नाम शेष नहीं है, इसका मतलब अब पहली स्थिति लगाई जा सकती है। पहली स्थिति कौन सी है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने।
ठीक है, तो पहली स्थिति लगा देते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, हमने बताया था इसके पहले भी, इस स्थिति में 3 मान बताने पड़ते हैं। पहली स्थिति में u का मान, v का मान और f का मान, इनके मान भी बताना है और चिन्ह भी बताना है कि धन का होगा या ऋण का होगा। इसके पहले जो सूक्ष्मदर्शी पढ़ी थी हम लोगों ने, उसमें केवल एक ही लेंस था। इस सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि कौन से लेंस के लिए मान निकालेंगे। तो ध्यान रखना है, मान निकालना है अंतिम लेंस मतलब नेत्रिका के लिए, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है और अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जाता है, नेत्रिका के द्वारा। इसलिए पहली और दूसरी दोनों स्थितियों में मान किसके लिए निकालेंगे, नेत्रिका के लिए निकालेंगे। नेत्रिका के लिए निकालेंगे मतलब सभी में ई आ जाएगा, मतलब यू ना होकर यू ही होगा, वी ना होकर एफ ना होकर एफ ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, सभी मान नेत्रिका के लिए निकालना है, तो इसीलिए यू ना होकर यू ही होगा, एफ ना होकर एफ ही होगा। यदि चित्र में ध्यान दिया हो आप लोगों ने, नेत्रिका के लिए वस्तु किस तरफ रखी है, बाएं हाथ की तरफ रखी है। नेत्रिका के लिए वस्तु क्या है, A1 B1 है, वो बाएं हाथ की तरफ रखी है, इसलिए यू ई का मान कैसा होगा, ऋण का होगा। तो यहाँ पर देखो आ गया u बराबर माइनस का यू ई। माइनस क्यों लिया, क्योंकि बाएं हाथ की तरफ है। ठीक है, अब f की बात करते हैं। f है फोकस दूरी, f का मान क्या हो जाना है, f ही हो जाना है। सभी मान नेत्रिका के लिए निकालना है ना, तो f का मान f ही होगा। लेकिन कैसा होगा, धन का होगा, क्योंकि उत्तल लेंस है, जो नेत्रिका है वो उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब बचा है v, u का मान माइनस यू ही हो गया, f का मान प्लस का f ही हो गया। ठीक है, v बचा है, तो v का मान v होना चाहिए, लेकिन v का मान v ना होकर हम लोगों ने हेडिंग लिखी हुई है कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी किसके बराबर होगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d के बराबर होगी। तो इसीलिए v का मान v ना लिखकर v बराबर d लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, मतलब d दूरी पर बन रहा है। किस दिशा में बन रहा है, बाएं हाथ की तरफ। नेत्रिका कहाँ, नेत्रिका के किस तरफ बन रहा है प्रतिबिंब, बाएं हाथ की तरफ। ध्यान दिया हो चित्र में, तो नेत्रिका के बाएं हाथ की तरफ ही वस्तु है और बाएं हाथ की तरफ ही प्रतिबिंब है। तो इसीलिए वस्तु की दूरी भी ऋण की आई है, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋण की आई है, केवल फोकस दूरी धन की है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पर ध्यान रखना है, u, v और f इन 3 मानों को निकालना है। तो u और f का तो सीधा सीधा है कि नेत्रिका के लिए मान निकाल रहे हैं, तो इसलिए u ना होकर u ही होगा, f ना होकर f ही होगा, और v का मान क्या होगा, d होगा। ये सभी में क्लियर रहता है। ठीक है, अब किसका उपयोग करते हैं, लेंस का उपयोग करते हैं, है ना। जो लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे, उसके अनुसार 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, इस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u में ऊपर जो मान निकाले हैं उन मानों को रख देते हैं। देखो, तो 1/f ना होकर 1/f ही होगा, बराबर 1/v का मान माइनस d हो गया, माइनस 1/u का मान माइनस u ही हो गया। ठीक है, 1/f ही की जगह पे 1/f ही, माइनस का 1/d था तो 1/d हो गया, माइनस माइनस का प्लस का 1/u ही आ गया। अब दोनों पक्षों में d का गुणा करेंगे, d का गुणा करेंगे तो 1/f ही में d का गुणा होगा तो d/f ही हो जाएगा, बराबर 1/d में d का गुणा होगा तो d से d कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, प्लस 1/u में d का गुणा होगा तो d/u ही आ जाएगा। d/u का मान निकालना है, इसलिए माइनस के 1 को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, माइनस का 1 इस तरफ आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 और प्लस का d/fe, और बराबर में क्या बचेगा, d/ue। d/ue का ये जो मान निकला है, इस मान को कहाँ रखना है, ऊपर जो समीकरण 4 आया है उसमें रखना है। इसके पहले वाले सूक्ष्मदर्शी में भी हमने बताया था कि मान कहाँ रखते हैं, पहली स्थिति चालू होने के पहले जो समीकरण बनता है उसमें मान रखना है। ठीक है, तो इस d/ue का मान समीकरण 4 में रख देंगे। समीकरण 4 में मान रखेंगे तो m की जगह पे m
बराबर में माइनस VO बटे UO जैसा था वैसा लिख देंगे। D बटे UE का जो मान आया है उसको इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख देंगे। और ये जो प्राप्त हुआ है ये आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र है। किसकी आवर्धन क्षमता के लिए? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए। किस स्थिति में? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब नली की लंबाई कैसी होगी? तो सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई निकालना है तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी को लिख लेंगे। नली की लंबाई के लिए L लिखते हैं, दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होगी? OE। और OE को क्या लिख सकते हैं? OE को OB1 प्लस EB1 लिख सकते हैं, तो वो लिख दिया। OB1 का मान VO है, ऊपर निकाला हुआ है, ठीक है, और EB1 का मान UE है, तो वो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ध्यान रखना है बीच में माइनस नहीं लगाना है। OB1 का मान तो प्लस का है, ठीक है, लेकिन EB1 का मान माइनस का आया है ना, तो यहाँ पर माइनस का UE नहीं लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से नली की लंबाई निकल आती है। दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, हमने बताया था कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है? जब वस्तु फोकस पे रखी हो, मतलब वस्तु की दूरी u को फोकस दूरी f के बराबर लिख सकते हैं, मतलब u बराबर f लिख सकते हैं। चूँकि सभी मान नेत्रिका के लिए लिख रहे हैं इसलिए u न लिखकर UE लिखते हैं और f न लिखकर f ही लिखते हैं, मतलब UE बराबर f ही लिखते हैं। इस मान को कहाँ रखना है? वही पहली स्थिति जहाँ से प्रारंभ हुई है उसके पहले वाले समीकरण में, मतलब समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 में जब मान रखेंगे तो m की जगह पे m आ गया, बराबर में माइनस VO बटे UO जैसा लिखा था वैसा लिख देंगे, इनटू में D और बटे में UE लिखा था तो UE का मान कितना हो गया? F ही हो गया। तो ये इस प्रकार से ये दूसरी स्थिति के लिए सूत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, तो सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई सूत्र वही होगा, है ना। केवल यहाँ पर ध्यान देना है, नली की लंबाई निकालने इसमें ध्यान देना है कि VO प्लस FE लिखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ उसमें UE था इसमें क्या लिख देना है? UE की जगह पे FE लिख देना है। अब अंतिम जो हेडिंग है वो है अधिक आवर्धन क्षमता के लिए शर्तें। आवर्धन क्षमता का मतलब समझ में आ रहा है? आवर्धन क्षमता का मतलब कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब वो बनाएगी। जो सूक्ष्मदर्शी है वो कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रही है उसे आवर्धन क्षमता कहते हैं। छोटी वस्तु को बड़े रूप में देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं ना, तो वो कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाती है वही आवर्धन क्षमता है। आवर्धन क्षमता के लिए एक सूत्र ये समीकरण 6 में निकला हुआ है ये, ठीक है, और एक सूत्र ये मैंने अभी देखो हाथ से लिखा हुआ है, ये समीकरण 5 में निकला हुआ है। दो स्थितियों में आवर्धन क्षमता निकाली है ना। एक स्थिति कौन सी है? एक स्थिति है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाली और दूसरी स्थिति है अनंत वाली। दोनों स्थितियों में दो सूत्र निकलते हैं। इन दोनों सूत्रों में कॉमन क्या है ये आपको देखना है। आवर्धन क्षमता अधिक होगी इसका पता यदि लगाना है तो दोनों सूत्र जो निकले हैं दोनों सूत्रों में क्या कॉमन है ये देखना है। तो दोनों सूत्र इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। दोनों सूत्रों में देखो VO, UO और FE ये कॉमन है, ठीक है ना। VO, UO, FE और D ये चार चीज़ें दोनों सूत्रों में कॉमन है, ठीक है। अब D चूँकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है और इसका मान हमने बताया था कि इसका मान निश्चित है 25 सेंटीमीटर, इसलिए D को छोड़ देंगे। जिनके मान निश्चित होते हैं उन पर ये निर्भर नहीं करेगा, तो D को छोड़ देंगे। तो अब क्या बचता है? VO, UO और FE। VO क्या है? VO है अभिदृश्यक लेंस से कहाँ तक की दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। V प्रतिबिंब कहलाता है ना। V क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। तो V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। किस लेंस के लिए? अभिदृश्यक लेंस के लिए। उनके नीचे संकेत लिखे हैं ना, वो लिखा है मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए, और E लिखा है मतलब नेत्रिका के लिए है। तो VO क्या है? अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। UO क्या है? अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी। FE क्या है? F क्या है? फोकस दूरी। किसकी फोकस दूरी? E मतलब नेत्रिका की।
जो मान अंश में लिखे हैं वो सब अनुक्रमानुपाती हैं, मतलब उनके बढ़ने पर m का मान बढ़ेगा। m का मान मतलब आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। और जो मान हर में लिखे हैं उनके बढ़ने पर आवर्धन क्षमता कम होगी, क्योंकि ये हर वाले व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ऊपर केवल VO लिखा है, मतलब VO का मान अधिक होना चाहिए। किसके लिए? आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए। और U और FE का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ताकि आवर्धन क्षमता अधिक हो। तो उसी को देखो नीचे यहाँ पर बता दिया, पहले नंबर में बता दिया गया है कि UO का मान कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि UO बटे में लिखा है और ये बटे में लिखा है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि m का मान अधिक चाहिए, आवर्धन क्षमता का मान अधिक चाहिए, तो UO का मान कम होना चाहिए। U क्या है? वस्तु की दूरी है। किसके लिए? अभिदृश्यक के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर बता दिया गया कि UO का मान कम होना चाहिए। और UO का मान कम कैसे होता है? तो उसके लिए फोकस दूरी FO का मान कम होना चाहिए। किसकी फोकस दूरी? अभिदृश्यक की फोकस दूरी। दूसरा कारक हो जाएगा VO का मान अधिक होना चाहिए। VO अंश में लिखा है तो इसका मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, केवल आपको इतना लिख लेना है। और तीसरा है FE का मान कम होना चाहिए। FE मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। उनके नीचे जो संकेत लिखे हैं उससे पता लग जाता है किस लेंस के लिए है वो। ठीक है, तो अंश में जो है उनकी अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है मतलब उसका मान अधिक रखना है। और हर में जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो उनके मान कम होंगे, तभी m का मान मतलब आवर्धन क्षमता का मान अधिक होगा। तो ये इस प्रकार से इन्हीं दोनों सूत्रों से ये बता देना है।